अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमने साइंस के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आज हमारा लेक्चर 3 है और पिछली बार हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे मैं आखिर में एक दो पॉइंट कहना भूल गया था कि एक तो पहला कि ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, और दूसरा हमने जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो एक डिवाइस है जिससे हम सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस है जिससे हम रेजिस्टेंस को कभी इंक्रीज भी कर सकते हैं और कभी डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसको हम रेहोस्टेट कहते हैं। ये 2 पॉइंट्स में उस टाइम कहना भूल गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अब हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज ओबस्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। और अब हमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि एक कंडक्टर की जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जितना एरिया ज़्यादा होगा उसकी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। ये बात आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि हमारे घर में फॉर एग्जांपल जनरेटर होता है। अगर हम जनरेटर से एक इलेक्ट्रिक वायर को लेंगे, उसकी लेंथ अगर हम इलेक्ट्रिक वायर की कम रखेंगे तो ओबियसली बात है कि उसमें जो करंट होगी वो बहुत ज़्यादा फ्लो होगी। अब अगर हमने किसी जगह जनरेटर रखा फॉर एग्जांपल किसी पोजीशन पे, और वहाँ से हमने इससे वायर को कनेक्ट किया और इस वायर की लेंथ हमने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर ले ली, तो एट द बैक एंड दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहाँ पे वो बहुत ही उसका इफेक्ट बहुत ही कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जब लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। और एंड एट द सेम टाइम अगर हमारे पास 2 कंडक्टर होंगे, एक तो हमारे पास एक मेटेलिक वायर है जो बहुत ही थिन है और दूसरी मेटेलिक वायर है जो बहुत ही थिक है। थिक हो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाई टेंशन वायर्स होते हैं। अगर हम थिन वायर को जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसको हम टच करेंगे विद हैंड तो हमें करंट थोड़ी सी महसूस होगी, लेकिन वो बहुत उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। लेकिन हाई टेंशन वायर्स जिनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, अगर उसको हम टच करेंगे तो हमें पता ही है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ओबियस सी बात है जितना एरिया ज़्यादा होगा कंडक्टर का बहुत उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर पहला पॉइंट हमने बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। और दूसरा हमने बोला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंडक्टर का जितना एरिया ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, यानी कि उसमें करंट ज़्यादा होगी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम होगी। लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। और इसी चीज़ को हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, लेट लेंथ को हम एल से ये करेंगे रिप्रेजेंट और एरिया को ए के साथ, फिर हम लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हमारा पहला पॉइंट है। और हमें पता ही है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फिर इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लाते हैं। यहाँ पे भी हम एक कांस्टेंट लाएंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। एल हमारी लेंथ है कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, और जो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लाया इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में लाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लाया, उसी को रोह या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा कंडक्टर है हमारे पास, लेकिन इस कंडक्टर में हम एक यूनिट लेंथ फॉर एग्जांपल 1 मीटर का लेंगे और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो उसमें वो जो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी को हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि वो है यूनिट्स। हमने अब देखा कि जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनती है वो बनती है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमें पता है। अगर यहाँ से हमें रो का वैल्यू देखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रो का वैल्यू देखना होगा हम रो को ऐसे ही रखेंगे, इक्वल टू आर भी ऐसे ही रखेंगे, ए यहाँ से डिवाइड में है तो यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा, और एल यहाँ से मल्टीपल है तो यहाँ से ये यहाँ पे रेजिस्टिविटी की इक्वेशन बनती है। अब अगर हमें इसका यूनिट देखना होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट देखना होगा, हमें पता ही है कि रेजिस्टिविटी अब किसके बराबर है, एक तो रेजिस्टेंस जिसका यूनिट ओम है इनटू एरिया जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। अब हम स्टैंडर्ड लेंगे, डिवाइड बाय एल, एल का यूनिट मीटर है, 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट बनता है। ये चीज़ आप यहाँ पे अब ऐसे देख सकते हो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, जिसका यूनिट ओम है। हमने दूसरा यहाँ पे रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा जिसका यूनिट ओम मीटर है। ये तो हमने देखा। अब ऐसे ही 2 टर्म्स और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है रेजिस्टेंस का इनवर्स जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस का इनवर्स जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और है दूसरा रेजिस्टिविटी का इनवर्स जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। हमने देखा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर, रेजिस्टिविटी को ये हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब हमें पता ही है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसका यूनिट ओम है, कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, जो कंडक्टेंस है वो बराबर होता है 1/r, 1/r, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस है ओबस्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस होता है ईज विद विच द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। कंडक्टर में कितनी आसानी से करंट फ्लो होगी उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और ओबस्ट्रक्शन जो करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में ओबस्ट्रक्शन है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक तो रुकावट है दूसरा ईज है, तो ये तो आपस में ये क्या इनवर्स है, इसीलिए हम बोलते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, ये इनवर्स होता है रेजिस्टेंस का। और हमें ये भी पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, तो कंडक्टेंस का इनवर्स होके ओम इनवर्स बनेगा, क्योंकि ओम ऊपर जाएगा तो ये ओम इनवर्स बनेगा। ओम इनवर्स का ही दूसरा नाम मो है, MHO, या इसका दूसरा नाम साइमन है, इसको हम कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा क्या बचता है, फिर बचता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है ये इनवर्स है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमें पता ही है कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट है ये ऊपर जाके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बनेगा, इसी का दूसरा नाम मोह मीटर इनवर्स है या साइमन मीटर इनवर्स। ये आप ऐसे अब फिर इसको समझ सकते हो
कि हमारे पास क्या क्या टर्म थी। पहली थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ओबस्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, जिसका यूनिट ओम है। फिर है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका यूनिट निकल के आया है ओम मीटर। फिर हमारे पास कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का ओम है तो कंडक्टेंस का ओम इनवर्स, जिसका दूसरा नाम मुहार साइमन है। और फिर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है। अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है तो कंडक्टिविटी का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, जिसका दूसरा नाम मो मीटर इनवर्स है। ये चार टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। इनका यूनिट JKSSB एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यही यहाँ पे मैंने लिखा है, बिल्कुल यही मैंने लिखा है कि जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो वही है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस डिनोटेड बाय C। तो इसका क्या क्या यूनिट है ये हमने ऑलरेडी किया। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, और एक पॉइंट जो NCERT में है कि जो द मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। जो मेटल्स और अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, और उसका रेंज कितना है 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और देखो यहाँ पे ओम मीटर आया है, दैट मीन्स कि हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। जब रेजिस्टिविटी बहुत कम है दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक करंट ईज से पास, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजीली फ्लो होते होंगे, इसीलिए वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻12, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे लेकिन प्लस है, 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी है दैट मीन्स करंट इसमें बहुत कम फ्लो होगी। और याद रखना एक बात कि बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर एक ही मटेरियल हमारे पास होगा लेकिन टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी एंड रेजिस्टिविटी। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि रेजिस्टेंस हो या अगर हम पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ये तो एक लेंथ पे डिपेंडेंट है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट है जो रेजिस्टेंस है, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है। इसके बाद हमारा और एक टॉपिक है जिसका नाम है रेजिस्टर्स इन सीरीज़। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या एक चीज़ याद रखना है कि अब हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स है, R1, R2, R3, और ये कनेक्टेड है टू अ बैटरी। ये है R1, ये है R2, ये है R3। हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे कि हम बस जो क्वेश्चन JKSSB पूछ सकता है यहाँ से हम बस वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी जब सीरीज़ में कनेक्टेड हो, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। आप लोग याद रखना कि जो टोटल रेजिस्टेंस इसकी होगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। और यहाँ पे आप एक पॉइंट और याद रखना कि करंट हर एक रजिस्टर में सेम होगी, करंट हर एक रजिस्टर में सेम होगी लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगी। ये आप लोग याद रखना इसमें। और फिर अब अगर हमारे पास दूसरा टॉपिक है कि रजिस्टर अब पैरेलल में होंगे, यानी कि ये यहाँ पे एक रजिस्टर और यहाँ पे दूसरा रजिस्टर, ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पे अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को इसका रेसिप्रोकल लेना होगा क्योंकि ये पैरेलल में है। 1/R टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आप लोगों को बस याद रखना है। और पैरेलल में आप लोगों को याद रखना है कि पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर, करंट डिफरेंट होती है लेकिन वोल्टेज है वो सेम होती है। सीरीज में करंट सेम थी, वोल्टेज डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे करंट ही डिफरेंट है अक्रॉस ईच रजिस्टर बट वोल्टेज सेम होगी। और करंट भी तब डिफरेंट होगी अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट होगा। यहाँ पे सिंपल में याद रखेंगे कि अगर सीरीज होगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ऐड करना है, और अगर पैरेलल में होगा रेजिस्टर्स तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 1/R1
प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बस इतना आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, सीरीज ऑफ पैरेलल। और यहाँ पे और एक पॉइंट है कि अगर आप सिर्फ हमारे पास दो ही कंडक्टर ये रेजिस्टर होगी तो हमें पता है 1/r1 प्लस 1/r2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r2 प्लस r1 डिवाइड बाई r1 r2 इज इक्वल टू 1/r। अगर दोनों साइड से इसका रेसिप्रोकल अब लेंगे तो यहाँ से r आएगा, यहाँ से r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू कुछ 5 ओम है और R2 का वैल्यू 10 ओम है टोटल रेजिस्ट, और ये कनेक्टेड है इन पैरेलल। अगर पहले सीरीज में होगा तो हम सीधे ऐड करेंगे 5 प्लस 10 तो 15 आएगा, लेकिन अब अगर पैरेलल में होगा तो हमें पता है इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 10। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा और एक टॉपिक है जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा जो 6 मार्च को कंडक्ट हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिसिटी में वो सीधे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आया था। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है। हमें पता ही है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं इन ए कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इन ए कंडक्टर, तो यहाँ तक तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन अब क्या है कि हम फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, लेकिन जो हमारा कंडक्टर है इसको हम कॉइलेड बनाएंगे, यानी कि बहुत सारे टर्न्स लाएंगे इसमें। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव होंगे वो उस स्पीड से नहीं मूव कर पाएंगे जिस स्पीड से वो इस वाले में मूव कर रहे थे। एज अ रिजल्ट जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जिस स्पीड से उनको मूव करना था नहीं कर पा रहे क्योंकि पाथ स्ट्रेट नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं उसकी वजह से हीट डिसिपेट होती है, एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और उसी जो है एनर्जी लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हम देते हैं I² इंटू R इंटू टी, यानी कि हीट जो लॉस हुई वो किसके बराबर है I²। I हमारी करंट है जो कंडक्टर में फ्लो हो रही है, इंटू R रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, इंटू टी कितने टाइम तक ये करंट फ्लो होगी। तो ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है। और इसी पे सिंपल क्वेश्चन आया था एग्जाम में, H इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू टी। तो यहाँ पे हम और एक इससे डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन की। अगर हम I² को I इंटू आई लिख सकते हैं इंटू R इंटू टी, दैट इज इक्वल टू I। हमें पता ही है कि I इंटू R के बदले हम क्या लिख सकते हैं V, क्योंकि हमें पता है ये ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R इंटू टी। तो जो हमारा H है वो किसके बराबर है I इंटू V इंटू टी। और एक इक्वेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें पता ही नहीं है, वहाँ से I दिया होगा, वहाँ से V दिया होगा, वहाँ से क्या दिया होगा, तभी मैं बहुत सारी इक्वेशंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हमें ये भी पता है कि अगर हम इस V को ऐसे ही रखेंगे इंटू टी को ऐसे ही रख सकते हैं, तो इस I के बदले हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ से। अगर आप देखोगे यहाँ I के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन से I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पे I के बदले हम लिख सकते हैं V बाई R। तो जो हीट डिसिपेटेड है वो किसके बराबर आएगा V² डिवाइड बाई R इंटू टी। तो ये बहुत सारी इक्वेशंस है। हीट डिसिपेटेड कितना होगा, एक तो H इज इक्वल टू I² RT, या तो हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, या तो हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू V² बाई R इंटू टी। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में H जो हीट डिसिपेट होगी वो किसके बराबर है I² RT। मैंने बाकी इक्वेशंस यहाँ पे नहीं लिखी है तो, लेकिन आप इससे देख सकते हो। और इसी का दूसरा नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसका दूसरा नाम है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है इसकी, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घर में भी आयरन होता है, जिसे हम क्लॉथ्स को आयरन कर दे, उसमें अंदर कॉइल होती है, और जब कॉइल में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, क्योंकि वो कॉइलेड होती है, टर्न उसमें बहुत सारे होते हैं,
तो वो कोलाइड करते हैं, एज अ रिजल्ट उसमें भी हीट डिसिपेट होती है और उसी हीट की वजह से हम क्लॉथ्स को आयरन कर पाते हैं। या ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं घर में, उसमें भी जो हम कॉइल यूज़ करते हैं तो उसमें भी यही होता है, बिल्कुल सेम जो हमने यहाँ पे ये पढ़ा, तो उसमें भी वही होता है। जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, हर एक में यही होता है कि जो कॉइल होती है वो उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स को जिस स्पीड से मूव करना था जब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया, वो उस स्पीड से मूव नहीं कर पाते हैं और एज ए रिजल्ट वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। और जब कोलाइड करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वही हीट हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हमने देखा यहाँ पे। अब और कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी से ये पॉइंट्स मैंने लिए हैं कि जो बल्ब होता है हमारे घर में, आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, जो बल्ब में अंदर वो फिलामेंट होता है वो भी ग्लो करता है। एक तो वो हीट भी डिसिपेट करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, वो भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। और जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, जो आप लोगों ने देखा होगा, दैट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता ही है कि उसमें वो फिलामेंट में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो ये पता ही है कि हीट डिसिपेट होगी। जब हीट डिसिपेट होगी तो वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 3380 डिग्री सेल्सियस। जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब्स के अंदर गैस होती है, इनएक्टिव गैस, नाइट्रोजन और एर्गॉन गैस होती है टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ ए फिलामेंट, ताकि फिलामेंट की जो लाइफ है वो ज़्यादा देर तक रहे। और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, वो है फ्यूज़। यहाँ पे इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा फ्यूज़ का क्या काम होता है। कि अगर हमारे पास ये ऐसी वोल्टेज अप्लाई, हमें पता है करंट फ्लो होगी, और यहाँ पे हमारी डिवाइसेस जो घर में होती है वो यहाँ पे है, एक की है, और यहाँ पे लेट मैंने एक फ्यूज़ लगाया। फ्यूज़ से क्या होता है कि मैं बोलूँगा कि जब इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो होगी, इसकी रेजिस्टेंस आर है, कितने टाइम तक होगी, तो इससे कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। हीट का यूनिट जूल है, तो लेट मैं बोलूँगा 40 जूल तक प्रोड्यूस होगा। और इस 40 जूल जब ये हीट प्रोड्यूस होगी, इस पे ये फ्यूज़ मेल्ट नहीं होगा। ये हमने फ्यूज़ वैसा लगाया, लेकिन अब क्या हुआ, किसी कारण पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गई और उसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगी। और जब हमें पता है कि जब आई का वैल्यू बढ़ेगा, हीट का वैल्यू भी बढ़ेगा, हीट डिसिपेट, लेट अब 50 जूल यहाँ पे हीट डिसिपेट हुई। जब 50 जूल डिसिपेट हुई, हमने जो यहाँ पे फ्यूज़ लगाया था, हमने बोला था कि ये ऐसा फ्यूज़ लगाया था कि ये सिर्फ 40 जूल तक मतलब मेल्ट नहीं होता। अब लेकिन जब 50 जूल तक एनर्जी ये डिसिपेट होगी तो ये फ्यूज़ यहाँ पे मेल्ट होगा। जब फ्यूज़ मेल्ट होगा तो ये सर्किट यहाँ पे ब्रेक होगा। जब सर्किट ब्रेक होगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो हमारी जो डिवाइसेस है वो जलने से बच जाएंगी। तो यही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज़। और ये बात भी आप याद रखना कि फ्यूज़ जो है, इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। जैसे मैंने वहाँ पे बोला था कि करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम एमीटर है, और एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज विद द रजिस्टर। वैसे ही फ्यूज़ को भी हम प्लेस करते हैं इन सीरीज विद द डिवाइस। और यहाँ पे मुझे और एक पॉइंट याद आया कि जो वोल्टेज हम मेजर करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम वोल्टमीटर है। ये तो मैंने बोला है, वोल्टमीटर यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आप लोगों को और एक चीज़ याद रखना है कि जो वो घर में हमारे होते हैं वो इनकैंडिसेंट बल्ब्स, जो जिनको हम लोकल लैंग्वेज में वो वोल्टेज लैंप्स कहते हैं, जो बहुत सारी वो हीट डिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमारे जो मतलब विद टेक्नोलॉजी हमारे पास फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स आ गए, या CFLs कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स आ गए। दीज आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट। और फिर उसके बाद LEDs आए जो कंज्यूम बहुत ही लेस इलेक्ट्रिसिटी करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स क्यों लाए हैं, क्योंकि ये NCERT लोअर क्लासेस में ये पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। और एक बात आप याद रखना कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स है और CFLs कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स है,
these contain mercury vapors which are toxic in nature. दैट इज़ द रीज़न कि अगर हमारे पास ये लैंप्स वगैरह कभी ख़राब हो जाते हैं तो हमें इनको डिस्पोज ऑफ बहुत ही जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इनमें मरकरी वेपर होता है जो बहुत ही टॉक्सिक इन नेचर होता है। और किसी जगह एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था कि हीलियम भी होता है, तो आप ये पॉइंट भी याद रखो। इसके बाद अभी तक तो आप लोगों ने ये इक्वेशन याद रखी कि हीट डिसिपेट जो हुई है मैथमेटिकली बराबर होती है I² RT। अब हमारे पास और एक टर्म है पावर। मैथमेटिकली पावर को हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज इनटू करंट, और इसका जो यूनिट है हमें पता है कि वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर है, और इसी का दूसरा नाम वाट है। एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा यही यूनिट्स पूछ सकता है, या वोल्टेज का वैल्यू दिया होगा, करंट का वैल्यू दिया होगा, तो हमें पावर निकालना होगा। एक तो ये पॉइंट आप याद रखो यहाँ पे कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, और इसका यूनिट वाट है। अभी जब मैंने बोला, एक सेकंड, अभी जब मैंने बोला हीट इज इक्वल टू I² RT, फिर हमने ये भी लिखा था कि हीट इज इक्वल टू I इंटू I² के बदले लिखा मैंने I इंटू R इंटू T। एक I को मैं अगर ऐसे ही रखूँगा तो दूसरे IR के बदले में V लिख सकता हूँ बाय ओम्स लॉ इंटू T। अब हमें पता है कि V इंटू I हमारा पावर होता है इंटू टाइम। पावर का यूनिट वाट है, टाइम का यूनिट सेकंड है, वाट सेकंड है, फिर हीट का यूनिट और उसी का दूसरा नाम है जूल। और सेम यूनिट एनर्जी का भी है। एनर्जी भी हम डिफाइन करते हैं पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट है वाट, टाइम का यूनिट है सेकंड, वाट सेकंड, जिसको हम जूल बोलते हैं। लेकिन जो कमर्शियल यूनिट्स होते हैं वो वाट के बदले किलो वाट होते हैं और सेकंड के बदले आवर होता है। अब हमें पता ही है कि किलो वाट हमारा है, किलो मतलब 1000 वाट इंटू आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ये आपको पता ही है। एंड दैट इज 3 वाट सेकंड। आप लोगों को ये भी पता है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6, एक तो खुद के 5 है और मैंने पॉइंट लाया तो 10⁶ इंटू वाट सेकंड को हम जूल भी लिखते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी में बहुत बार ये JKSSB ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। फिर से मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप लोगों ने देखा कि हीट की इक्वेशन जो है वो है I² RT, पावर की इक्वेशन है V इंटू I। अब आप लोगों ने देखा कि हीट की इक्वेशन है I² यानी कि I इंटू R इंटू T। एक I को मैंने ऐसे ही रखा, दूसरे IR के बदले मैंने V लिखा क्योंकि V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ हमने पढ़ा ही है, इंटू T। फिर इसके बाद V इंटू I के बदले मैंने P लिखा क्योंकि पावर इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। पावर का यूनिट हमें पता है V इंटू I, V का वोल्ट, I का एम्पियर, V का वोल्ट, I का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इसका दूसरा नाम है वाट। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा पावर का यूनिट वाट और टाइम का यूनिट सेकंड, और वाट सेकंड का दूसरा नाम है जूल। इसके बाद मैंने बोला एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये आप लोगों को याद रखना है कि कितना पावर कंज्यूम होगा कितने टाइम तक, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। अब हमें पता है कि पावर का यूनिट वाट है, टाइम का सेकंड है, और वाट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे देखा हीट हो या एनर्जी हो, वन एंड द सेम थिंग,
उसका यूनिट क्या है, वाट इंटू सेकंड, उसको हम जूल बोलते हैं। लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है वो किलो वाट आवर है। और किलो वाट, किलो के बदले हम 1000 लिख सकते हैं, वाट ऐसे ही, आवर के बदले हम 3600 सेकंड्स लिख सकते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। थैंक यू।